हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय, जिसका पहला और दूसरा अध्याय हमने पूरा कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना तीसरा अध्याय, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इस अध्याय में हम संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, किस तरह से ये बनाए जाते हैं और कितने इनके प्रकार होते हैं। इसके अलावा हम जो है प्लास्टिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्लास्टिक जो है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है, लेकिन इसके क्या क्या जो है हानिकारक प्रभाव जो हैं वो हमारे पर्यावरण पर पड़ते हैं, इसके बारे में भी हम इस पाठ में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संश्लेषित रेशे। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी अपने घरों में अनेक चीज़ें काम में लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जूट के बोरे या विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो अलग यूनिफॉर्म काम में लेते हैं, या फिर जब हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो हम अलग तरह के कपड़े काम में लेते हैं। इसके अलावा सर्दियों में अलग वस्त्र काम में लिए जाते हैं और गर्मियों में अलग वस्त्र काम में लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने घरों में जो है रस्सियाँ है या फिर चटाई है, प्लास्टिक के सामान हैं, और अगर हम बात करें रोज़ दांत साफ करने वाली ब्रश की, तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्राकृतिक रेशों से निर्मित होती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो कृत्रिम रेशों से बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। तो प्राकृतिक रेशों को अगर हम देखें तो प्राकृतिक रेशे हमें प्रकृति से, यानी कि किसी न किसी रूप में पौधे या जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो रेशे हैं इनको बनाने में पौधे या जंतुओं को जो है काम में लिया जाता है। इनसे प्राप्त जो भी उत्पाद हैं उनके द्वारा ये रेशे काम बनाए जाते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक रेशे, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें सूती धागे की या ऊन की, तो सूती धागा जो है वो हमें कपास से मिलेगा और ऊन जो है वो हमें भेड़ है उससे प्राप्त होती है। अगर हम बात करें रेशम की, तो रेशम के कीट के द्वारा, यानी कि ये जो भी रेशे हैं ये हमें किसी न किसी रूप में पौधे या जंतु से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं प्राकृतिक रेशे। अब बात करते हैं हम कृत्रिम रेशों की। तो कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इन्हें इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और इनके निर्माण में जो है अलग अलग प्रकार के रसायन काम में लिए जाते हैं। तो ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये एक प्रकार के बहुलक होते हैं। अब बहुलक क्या होते हैं? बहुलक जो है वो एक ऐसी संरचना होती है जिसमें क्या होता है कि अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि हम बात करें एक मोतियों की माला की, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पूरी माला है ये हमें एक लंबी माला के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन ये बनी किससे है? ये छोटे छोटे अनेक मोतियों से मिलकर बनी है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी जो है श्रृंखला या चेन का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें रेलगाड़ी के डिब्बों की, तो ये जो अलग अलग डिब्बे हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में जुड़कर एक लंबी रेलगाड़ी बनाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का बहुलक हो गया। बहुलक या पॉलीमर शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों यानी कि पॉली और मर से मिलकर बना है, जहाँ पर पॉली का अर्थ जो होता है वो अनेक यानी कि बहुत सारे, और जो मर है उसका अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अनेक भाग या इकाई से मिलकर क्या बनता है? पॉलीमर का निर्माण होता है। इसी तरह संश्लेषित रेशे जो हैं उनमें भी क्या होता है कि अनेक छोटी छोटी इकाइयां जो है वो मिलकर एक बड़ी इकाई का यानी कि एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बहुलक अथवा पॉलीमर कहते हैं। यानी कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये किससे मिलकर बने हैं? अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर कहते हैं श्रृंखला को। चलिए अब बात करते हैं हम कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के संश्लेषित रेशे हम उपयोग में लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है वो है हमारे पास में रेयॉन।
रेयॉन जो है इसको जो है संश्लेषित किया गया है, यानी कि ये प्रकृति से हमें नहीं मिल रहा है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे कह रहे हैं। अब रेयॉन का जो निर्माण है वो काष्ठ लुगदी यानी कि सेलुलोज के रासायनिक उपचार के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि काष्ठ क्या है, जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो रेयॉन है ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है, ये संश्लेषित तो है लेकिन इसके निर्माण में कुछ हमने पौधे का भी उपयोग किया है, काष्ठ का उपयोग किया है, तो इसलिए हम इसे पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं कह रहे हैं। और ये जो रेयॉन होता है ये गुणों में रेशम के समान होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कृत्रिम रेशम, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमने बनाया है, इसलिए कौन सा रेशम हो गया, कृत्रिम रेशम। अगर हम इसके गुण देखें तो ये जो है रेशम के समान इसकी बुनाई की जा सकती है, क्योंकि इसमें रेशम के समान गुण है तो इस कपड़े को जो है रेशम के समान बुना जा सकता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है। प्राकृतिक रेशम जो है हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है और उसे बनाने में है वो समय अधिक लगता है, वो बहुत आकर्षक भी होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, जो महंगे होते हैं। तो ये जो कृत्रिम रेशम है ये क्या है, सस्ता होता है। इसके अलावा इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है इसे रंग देकर अलग अलग आकर्षक वस्त्र इससे बनाए जा सकते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जो है चद्दर है, कालीन या गलीचे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें इसके लिए क्या चाहिए, मुलायम रेशों की आवश्यकता होती है। तो रेयॉन के जो रेशे हैं वो रेशम के समान मुलायम होते हैं, तो इसका उपयोग जो है ऐसे कालीन या फिर चद्दरें आदि बनाने में किया जाता है। चलिए अगला रेशा देखते हैं। अगला रेशा है हमारे पास में नायलॉन। तो नायलॉन जो है इसको सबसे पहले चीन में बनाया गया था, लेकिन इसकी बनाने की जो विधि थी उसको चीन के द्वारा जो है बहुत ही गोपनीय रखा गया। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने जो है इस रेशे का निर्माण किया। अब ये कैसे बनाया था, ये कोयले, जल और वायु के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक नायलॉन 66 जो कि नायलॉन का ही एक प्रकार है, उसको बनाने के लिए एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन इन एकलक का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा जो है इस नायलॉन 66 का निर्माण होता है। अब क्योंकि ये नायलॉन बनाने में कोई भी प्राकृतिक चीज़ काम में नहीं ली गई थी, तो ये नायलॉन जो था वो क्या था, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी कि इसे हमने क्या कहा कि ये पहला ऐसा रेशा है जिसे पूर्ण रूप से संश्लेषित किया गया है। इसमें कोई भी चीज़ जो है इसको बनाने में, इसके निर्माण में कोई भी चीज़ जो है उसे प्रकृति से नहीं लिया गया है, उसे पूरी तरह से संश्लेषित किया गया है। अगर हम इसके गुण की बात करें तो ये बहुत ही प्रबल होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत होता है। इसके अलावा ये प्रत्यास्थ होता है, इसे आसानी से जो है खींचा जा सकता है। उसके अलावा ये वजन में जो है वो बहुत ही हल्का होता है, यानी कि इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं, जो आसानी से उपयोग में लिए जा सकते हैं। अब हम इसके उपयोग देखें तो ये जो है जुराब, रस्से, दांत साफ करने की ब्रश या फिर पैराशूट या फिर जो चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, उनके निर्माण में जो है इस नायलॉन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो हमारी दांत साफ करने की ब्रश होती है, इसकी ये जो रेशे होते हैं ये नायलॉन से बनाए जाते हैं, क्योंकि नायलॉन जो है वो बहुत ही मजबूत होता है, तो ये जो रेशे हैं वो इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा पैराशूट, क्योंकि पैराशूट जो है वो हमें बहुत ही मजबूत चाहिए होता है, वरना वो जो आदमी उसमें बैठा है वो नीचे गिर सकता है, या फिर जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी बहुत ही मजबूत होती है, तो उनको बनाने के लिए इस नायलॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला रेशा देखते हैं हम। अगला जो रेशा है वो है हमारे पास में पॉलीएस्टर। ये पॉलीएस्टर शब्द जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एस्टर से, यानी कि यहाँ पर पॉली का अर्थ क्या है, अनेक, और एस्टर जो है एक प्रकार का रसायन है। तो एस्टर की जो है अनेक इकाइयों से मिलकर जो है इस पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। अब एस्टर क्या है, एस्टर एक प्रकार का रसायन होता है जो फलों को विशेष प्रकार की गंध प्रदान करता है। हमारे जो फल होते हैं उनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, वो किसके कारण होती है, एस्टर के कारण। अगर हम इस एस्टर के गुणों की बात करें तो ये जो है वो सरलतापूर्वक धुल जाता है, यानी कि इस कपड़े को बहुत ही आसानी से धोया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो सिलवटें हैं वो भी आसानी से नहीं पड़ती है, यानी कि इसे जो है बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके अलावा इसे जो है महीन रेशों में खींचा जा सकता है, बहुत ही महीन रेशे जो हैं वो इसके बनाए जा सकते हैं और इसको हम आसानी से बुन भी सकते हैं। अब क्योंकि महीन रेशों में इसको हम खींच रहे हैं तो इसे बुना भी जो है वो आसानी से जा सकता है। अगर हम इसके उपयोग देखें तो उपयोग में हम बात करते हैं सबसे पहले टेरिलिन की। टेरिलिन जो है एक बहुत ही लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका निर्माण जो है परिधान में यानी कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में हम पानी भरने के लिए इस तरह की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं या फिर खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने के लिए हम इस तरह के जो है प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ में लेते हैं। तो वो सब किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं पैट यानी कि पॉलीएथिलीन टरथैलेट के बने होते हैं। तो इसके अंदर जो है हम जल का या विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं क्योंकि ये भी क्या है, एक बहुत ही मजबूत रेशा होता है। इसके अलावा जार, बर्तन या तार आदि बनाने में, इसके अलावा फर्श की टाइलें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो रेशा है उसकी बात करते हैं हम। अगला रेशा है हमारे पास में एक्रेलिक। ये भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है और ये जो रेशा है इसके जो धागे होते हैं वो ऊन के समान दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग जो है हम गर्म वस्त्र यानी कि ऊनी वस्त्र बनाने में करते हैं। अगर हम इसके गुण देखें तो ये बहुत ही मजबूत होता है यानी कि आसानी से ये टूटता नहीं है। इसके अलावा ये टिकाऊ भी होता है यानी कि लंबे समय तक इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो खराब नहीं होते और साथ ही साथ ये जो है वो सस्ता भी होता है यानी कि कम कीमत पे जो है ये बाज़ार में उपलब्ध होता है। उपयोग है इसके हम देखें तो गर्म वस्त्र यानी कि ऊनी वस्त्र जैसे कि स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल जो हम वस्त्र बाज़ार में देखते हैं वो प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होंगे, किसके बने होते हैं? इस एक्रेलिक रेशे के। इस तरह से जो स्वेटर और शॉल आदि बाजार में मिलते हैं वो सब किसके बने होते हैं? एक्रेलिक रेशे के। तो ये हो गए हमारे संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब बात करते हैं हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म की। अलग अलग गुणधर्म जो है वो संश्लेषित रेशों के होते हैं जिस वजह से जो है इनका उपयोग आजकल अधिक किया जाता है। सबसे पहला जो है वो आसानी से ये धुलते हैं। अगर हम बात करें सूती वस्त्रों की या ऊनी वस्त्रों की तो इनको धोना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये आसानी से धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। अगला जो है वो है हमारे पास में कि ये शीघ्र सूखते हैं, इनको सुखाना भी जो है आसान होता है, फटाफट ये सूख जाते हैं। नेक्स्ट है अधिक चलाऊ होते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं बहुत ही टिकाऊ होते हैं यानी कि लंबे समय तक ये खराब नहीं होते हैं, तो लंबे समय तक ये चलते हैं। अगला है कम महंगे होते हैं। कीमत जो है उसमें ये बहुत ही कम होते हैं। अगर हम बात करें प्योर कॉटन की या फिर रेशम, प्राकृतिक रेशम की, तो ये जो है वो बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे जो है वो हमें कम कीमत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर हम प्राकृतिक रेशम ढूंढें या फिर प्योर कॉटन अगर हम ढूंढते हैं मार्केट में तो आसानी से नहीं मिलता है, जबकि संश्लेषित रेशे जो है वो आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए अब ये तो हो गए इनके फ़ायदे, यानी कि संश्लेषित रेशे जो हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इनमें जो है कुछ कमियां भी हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कमियां हैं। तो ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये पसीना नहीं सोखते हैं, यानी कि गर्मियों में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो जब हमारे बहुत पसीना आ रहा है तो उस पसीने को ये सोखते नहीं हैं। इसके अलावा ये शरीर से चिपकते हैं। पसीना आ रहा है, पसीना ये सोख नहीं पा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, शरीर से चिपकने लगते हैं। उसके अलावा ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। संश्लेषित रेशों का जो है ये एक बहुत ही बड़ी कमी है कि ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो इनके प्रयोग में जो है हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। रसोई में जब हम काम कर रहे हैं या फिर जब हम पटाखे आदि जला रहे हैं तो हमें जो है इनसे बने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और आग पकड़ने के बाद में जब ये जलते हैं तो ये शरीर से चिपक जाते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारी जो त्वचा है वो जल सकती है। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग जो है थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है और हमने जो भी बातें इस वीडियो में करी है वो आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी, आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो अब इस पर आधारित मैं 2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि प्राकृतिक रेशे कैसे कहते हैं और संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नायलॉन रेशे के गुण बताइए। नायलॉन रेशे के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।